जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी लेबर से मुतालिक ही, और लेबर के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट में हमने कल बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर कॉस्ट होती है जो आप इजीली और फुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप इजीली या फुली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जी? सबसे पहले तो हमारे पास आती है जी बेसिक पे ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स। अगर आप कोई भी बेसिक पे या बेसिक सैलरी डायरेक्ट वर्कर्स को पे कर रहे हैं, जो भी रेट ऑफ पर आवर रेट जो आप पे कर रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ओवरटाइम वर्क एट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। अगर कोई ओवरटाइम किया जा रहा है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के लिए या कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो उसको हम कहां पे लेके जाते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाते हैं। देन ओवरटाइम वर्क रेगुलरली बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर आपका काम किया जा रहा है रेगुलरली, ठीक है, रूटीन में काम किया जा रहा है बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपेंड्स ऑन कि उसका बेसिक रेट और उसका प्रीमियम क्या होता है, तो उसको भी हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाते हैं। उसके बाद आ जाती है जी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में पहली जो कॉस्ट आएगी वो बेसिक पे ऑफ द इनडायरेक्ट वर्कर्स है। अगर आप कोई भी बेसिक सैलरी या बेसिक पे दे रहे हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स को, क्योंकि वो इनडायरेक्ट जॉब्स कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो उसकी जो भी पेमेंट होगी वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। देन ओवरटाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट में जाएगा, बोनसेस इनडायरेक्ट में जाएंगे, इंप्लॉयर्स एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूके के अंदर हर इंप्लॉय को इंश्योर्ड करवाया जाता है कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसके अंदर दो पार्टीज कंट्रीब्यूट करती हैं, एक इंप्लॉयर और दूसरा इंप्लॉई। तो यहां पे अगर कोई इंप्लॉयर्स की एनआईसी है तो उसको हम कहां पे लेके जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाएंगे। और आइडल टाइम पेमेंट या आइडल टाइम की जो कॉस्ट है वो भी कहां जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या इनडायरेक्ट में जा सकता है? जैसे कि सिक पे अलाउंस है या सिक पे है, वर्कर्स बीमार हो जाते हैं, उनको जो सैलरी दी जाएगी दैट विल बी द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरह शिफ्ट प्रीमियम है कि अगर आप शिफ्ट्स में काम करते हैं लाइक डे शिफ्ट्स और द नाइट शिफ्ट्स, और आप कोई ओवर एंड अबव पे करते हैं, तो शिफ्ट अलाउंस जो है उसको हम कहां पे लेके जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हमें फर्क पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट में जाएंगी और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट में जाएंगी। और हमें यह भी मालूम है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो कहां जाती हैं फर्दर? उसको हम WIP में ले जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कहां जाती हैं? ओवरहेड्स में जाती हैं। सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स में जाएंगी। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्शन, अगर नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होगी तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगी। राइट जी। उसके बाद हम चलते हैं जी अगली डिस्कशन पे और हम बात करते हैं ओवरटाइम की। ओवरटाइम का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम अपने गिवन आवर से या नॉर्मल आवर से ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि हमारी जॉब है 9 to 5 की, 9 AM to 5 PM की जॉब है, 8 आवर्स की जॉब है। और अगर कोई वर्कर 5 बजे से लेके 5 PM to 8 PM ही वर्क्स, तो उसने कितने घंटे काम किया? ओवरटाइम 3 आवर्स ओवरटाइम किया। अब ओवरटाइम जो है, जो आप ओवरटाइम कर रहे हैं, ओवरटाइम आवर्स का जो भी रेट पे किया जाता है वो ज्यादा होता है नॉर्मल रेट से। अगर आपका नॉर्मल रेट 9 to 5 जॉब के लिए आपका जो नॉर्मल रेट है वो चल रहा है फॉर एग्जांपल $10 पर आवर के हिसाब से, ये नॉर्मल रेट है। इसको हम नॉर्मल रेट भी बोलते हैं, इसको हम बेसिक रेट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेसिक रेट। दिस इज द बेसिक रेट, हम जो उनको नॉर्मली पे करते हैं, या बेसिक, या ये वो रेट है जो एग्रीड अपॉन है। जैसे मेरा और इंप्लॉय का एक एग्रीड रेट हो गया कि जी $10 पर आवर हम आपको पे करेंगे। राइट। अब अगर कोई वर्कर शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठता है, अपना फैमिली टाइम सफर करता है,
वही टाइम वो अपनी फैमिली को भी दे सकता था, लेकिन अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको हम हायर रेट पे करते हैं। जो ओवर टाइम रेट होता है दैट इज हायर, इट मे बी $15, इट मे बी $20, इट कैन बी इवन $12 एन आवर, डिपेंड्स ऑन। अब जो इन दोनों में फर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। The difference between the overtime rate and the basic rate, that is additional you are paying $5, जो $5 आप additional पे कर रहे हो हर एक घंटे का, वो क्या कहलाता है, ओवरटाइम प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, और ओवरटाइम रेट को कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है। ओवरटाइम रेट इज द सम ऑफ टू थिंग्स, बेसिक रेट एंड द ओवरटाइम प्रीमियम। बेसिक रेट और ओवरटाइम प्रीमियम, अगर हमने ओवरटाइम रेट बनाना है, लाइक मैं ये चाह रहा हूं कि मैं 15 कैलकुलेट करूं, तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्टली आई विल ऐड 10 इनटू द 10 आई विल बी एडिंग ओवरटाइम प्रीमियम जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अगर हमें ओवरटाइम प्रीमियम का पता हो और बेसिक का पता हो तो इसका मतलब है कि हमारा ओवरटाइम का रेट कितना निकलेगा, $15 का। तो इस चीज के बारे में वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट के ओवरटाइम होता क्या है, ओवरटाइम का रेट कैलकुलेट कैसे होगा, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, ओवरटाइम प्रीमियम और बेसिक रेट। ठीक है जी। अच्छा, अब ओवरटाइम करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे कुछ ओवरटाइम है जो कि आपका कहलाता है जनरल ओवरटाइम, यानी कि जनरल रीजंस की वजह से हमें ओवरटाइम करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मटेरियल की इन्वेंट्री कम हो गई है, मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, या मटेरियल खत्म हो गया है, या बिजली बंद हो गई है, तो उसकी वजह से हमें ओवरटाइम करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको जनरल रीजंस बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मशीन ब्रेकडाउन आ सकता है, जिसके अंदर आपका मटेरियल शॉर्टेजेस आ सकता है कि मटेरियल आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है, जिसकी वजह से वर्कर्स को वेट करना पड़ा है। वो मटेरियल जाके आता है 4 बजे शाम को और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो ये अगर कंपनी चाहे तो इसको मैनेज कर सकती है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कंट्रोलेबल का। लाइक दैट रीजंस, दोज रीजंस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, व्हिच कैन बी मैनेज्ड बाय द कंपनी, उसको कंट्रोलेबल रीजंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, जी बिजली चली गई है, वर्कर्स बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हमें अब ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो कंट्रोलेबल रीजंस हो सकते हैं। अनकंट्रोलेबल रीजंस कौन से होते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक रीजंस भी बोलते हैं, ऐसे रीजंस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि वी हैव टू डू द ओवरटाइम, हमें करना ही करना पड़ेगा ओवरटाइम, उसको स्पेसिफिक रीजंस बोलते हैं। जैसे कि ईद के दिनों में क्या हो रहा होता है, वर्कर्स ओवरटाइम कर रहे होते हैं। आपकी जो मिठाइयों वाली दुकानें हैं वो सारी सारी रात क्या कर रही होती हैं, स्वीट्स को बना रही होती हैं। क्यों कि ऑर्डर्स आए होते हैं, केक्स के ऑर्डर आए हुए हैं, या आपकी कपड़ों का ऑर्डर आया हुआ है जी स्टिचिंग के लिए। तो क्या होगा, हमें ओवरटाइम लगाना पड़ेगा। अगर हम ओवरटाइम नहीं लगाते तो हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो ऐसे रीजंस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी हैव टू डू द ओवरटाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, सो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ओवरटाइम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ओवरटाइम रेट को कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया हुआ है। वो कहता है कई दफा जो ओवरटाइम रेट है उसको कोट कैसे किया जाता है, ओवरटाइम रेट को कोट ऐसे किया जाता है कि जी हम डबल देंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर $10 नॉर्मल है तो डबल का मतलब क्या होगा कि हम 20 आपको देंगे। अब ये जो $10 एक्स्ट्रा दे रहे हो ना आप, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करोगे, इन दोनों का जो भी फर्क होगा, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटाइम प्रीमियम। Overtime in premium means के over and above than the normal rate, over and above than the basic rate, it is called as a overtime premium। ठीक है। उसके बाद अगर वो ये कहता है कि जी टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है, 1.5 गुना। जैसे कि अगर आपका रेट है 10 और उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कितना बनता है, ओवरटाइम रेट कितना बनेगा, $15। इट मींस के जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ओवरटाइम प्रीमियम। कितना निकलेगा, $5 का, ये ओवरटाइम प्रीमियम है। तो ओवरटाइम रेट को कोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप ओवरटाइम के रेट को डबल के साथ कोट कर सकते हैं। जैसे हम ओवरटाइम, यहां पे मैं दोबारा से लिख देता हूं, ओवरटाइम रेट को हम कोट कर रहे हैं डबल के साथ, 2 टाइम्स। हम कहते हैं जी हम आपको ओवरटाइम रेट पे करेंगे ऑफ द बेसिक। हम आपको
डेढ़ गुना देंगे ओवर टाइम रेट ऑफ द बेसिक। हम आपको टाइम एंड हाफ बेसिस पे देंगे। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या होता है? डेढ़ गुना, 1.5। ठीक है। इसी तरह हमें वो ओवर टाइम रेट कोट करता है थ्राइस, 3 गुना, कि जो नॉर्मल रेट होगा उसका 3 गुना हम आपको ओवर टाइम रेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको 4 गुना रेट देंगे, किसका? बेसिक रेट का। ठीक है। तो ओवर टाइम रेट को कैलकुलेट या उसको कोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। 3 टाइम्स भी हो सकता है। इट कैन बी द टाइम एंड हाफ बेसिस, जिसको हम डेढ़ गुना बोलते हैं, 1.5 टाइम्स। इट कैन बी टाइम एंड क्वार्टर, 1 into 1/4, इसको हम 1.25 टाइम्स भी लिखते हैं। टाइम एंड थर्ड, टाइम एंड थर्ड का मतलब क्या होता है? 1 into 1/3, इट इज 1.3333। ठीक है, टाइम एंड थर्ड बेसिस पे। तो ये डिफरेंट वेज हैं ओवर टाइम रेट को कोट करने के। अब यहाँ पे बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे कि जी कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट में जाएगी, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट में जाएगी। लेट्स सपोज कि एक वर्कर है, उसका बेसिक रेट है जो हम उसको नॉर्मल रेट पे करते हैं, दैट इज $20 पर आवर। 1 घंटे का रेट हमने उसके साथ तय किया हुआ है। कितना है जी? $20 का। और हम ये कहते हैं कि जी हम आपको ओवर टाइम रेट पे करेंगे टाइम एंड क्वार्टर की बेस पे। किस बेसिस पे? टाइम एंड क्वार्टर। टाइम एंड क्वार्टर को कैसे लिखेंगे? 1 into 1/4। ये कितना बनेगा? 1.25 टाइम्स। एग्रीड? यही बनेगा ना। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल टू जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर टू दिसंबर चौथा क्वार्टर। ठीक है ना। यानी कि साल के 4 हिस्से कर लो तो हर हिस्सा जो है आपका क्या बनेगा? क्वार्टर बनेगा। तो यहां पे भी हमने 1 के 4 हिस्से किए तो क्या बना? 0.25। ठीक है ना। तो 1.25 इज द ओवर टाइम रेट। अगर हमने ओवर टाइम रेट निकालना है तो क्या करेंगे? बेसिक रेट कितना है? 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है आंसर जी? $25। ये तो निकल आया। अब हम ओवर टाइम प्रीमियम निकालते हैं, और ओवर टाइम रेट का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था? बेसिक रेट प्लस द ओवर टाइम प्रीमियम। यही है ना फॉर्मूला। अब हमने ओवर टाइम प्रीमियम निकालना है, क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ओवर टाइम रेट माइनस द बेसिक रेट। ओवर टाइम रेट कितना है? 25। अभी हमने कैलकुलेट किया। बेसिक रेट कितना था? 20। तो जो डिफरेंस है $5 का, ये क्या कहलाएगा? ओवर टाइम प्रीमियम कहलाएगा। इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस ओवर टाइम प्रीमियम को इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर आपने जल्दी से ओवर टाइम प्रीमियम निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो 1 के बाद डेसिमल आ रहा है ना, 0.25, ये प्रीमियम को शो करता है। 1 तो बेसिक है, और उससे ऊपर ओवर एंड अबव जो भी रेट होगा तो वो क्या होगा? प्रीमियम होगा। यानी कि अगर हम 20 into 0.25 करें तो हमारा डायरेक्टली प्रीमियम निकलता है, दैट इज $5। द क्विकेस्ट वे टू कैलकुलेट इट। राइट जी। एनी क्वेश्चन सो फॉर? किसी का भी कोई सवाल है पूछ लें कि ओवर टाइम प्रीमियम और ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट में 2 हिस्से होते हैं, एक बेसिक है जो नॉर्मल रेट है, और प्रीमियम है जो ओवर एंड अबव हम उसको पे करते हैं। ऑब्वियसली यार देखो ना, वो फैमिली टाइम सफर करेगा, हम उसको नॉर्मल रेट तो नहीं पे करेंगे ना 10 का। 5 बजे के बाद भी बेचारा बैठा हुआ है आपके लिए, कंपनी के फायदे के लिए। 5 बजे के बाद भी अपनी फैमिली टाइम को सफर करके वो आपके लिए काम कर रहा है, तो वो उसके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो हमें उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा रेट पे करना पड़ता है अपने नॉर्मल रेट से। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम आते हैं जी कि हमारे लिए प्रॉब्लम आता ये है कि ये जो ओवर टाइम रेट है, जिसके अभी हमने 2 हिस्से पढ़े हैं, एक हिस्सा कहलाता है बेसिक रेट और एक कहलाता है प्रीमियम। अभी हमने किया ना, ओवर टाइम रेट कितना था? $25 का। एग्रीड? इसमें से 20 क्या था? बेसिक रेट था। उसके ऊपर क्या था? $5 प्रीमियम था। एग्रीड? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो ओवर टाइम का जो रेट 25 आप दे रहे हो,
इसमें से बेसिक रेट को कहां पे जाना चाहिए और प्रीमियम को कहां पे जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक रेट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेट ऑफ द पे, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो ओवरटाइम रेट पे कर रहे हैं उसमें से कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट में जाएगी और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट में जाएगी. ठीक है, ये वही चीज है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन दोबारा से हमें इसको रिपीट या रिवाइज करने की जरूरत है. अब इसके लिए कि हम ओवरटाइम रेट को कैसे बाइफरकेट करेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, तो बड़ी सिंपल सी ये एक डायग्राम थी जो मैंने आपको बनवाई भी थी और इसको हमने डिस्कस भी किया था और इसी बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. इसको हम दोबारा से देखने जा रहे हैं, एज्यूमिंग के हमें भूल चुका हुआ है. ये ओवरटाइम रेट को मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, दो रीजंस हो सकते हैं ओवरटाइम करने के. एक कहलाता है कंट्रोलेबल और एक कहलाता है अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल ओवरटाइम को हम क्या बोलते हैं? जनरल रीजंस. और अनकंट्रोलेबल को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक रीजंस. ऐसे रीजन जो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है ओवरटाइम. ठीक है, कंट्रोलेबल जनरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मशीन खराब हो गई, बिजली चली गई, मटेरियल खत्म हो गया, उसकी वजह से हमें ओवरटाइम करने की जरूरत पड़ रही है. एग्रीड? अब कौन कौन से लोग ओवरटाइम कर सकते हैं? डायरेक्ट वर्कर्स भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वर्कर्स भी कर सकते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट लेबर हम बोल रहे हैं बट इट इज डायरेक्ट वर्कर्स एंड द इनडायरेक्ट वर्कर्स कैन आल्सो डू द सेम वर्क ओवरटाइम. वो भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट वर्कर्स ही ओवरटाइम करते फिरें, इनडायरेक्ट वर्कर्स भी ओवरटाइम कर सकते हैं. इसी तरह अनकंट्रोलेबल ओवरटाइम जो स्पेसिफिक ओवरटाइम है, दैट कैन बी डन, डायरेक्ट वर्कर भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वर्कर भी कर सकते हैं. यहां तक बात क्लियर हो गई? ये डायरेक्ट वर्कर और डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर दोनों तरफ हमारे आ गए. अब हम बात कर रहे हैं ओवरटाइम रेट की एलोकेशन की. हम बात कर रहे हैं इस ओवरटाइम रेट को कैसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसमें से 20 किधर जाएगा और 5 कहां जाएगा. हमारी डिस्कशन इस ओवरटाइम रेट के बारे में है, बेसिक रेट के बारे में नहीं है. लें जी, अगर रीजन हो जनरल, कौन सा रीजन है? जनरल है. वर्कर कौन सा है? डायरेक्ट वर्कर है. अगर वो ओवरटाइम करता है और उस ओवरटाइम रेट में से बेसिक रेट कहां जाएगा? डायरेक्ट में. और प्रीमियम किधर जाएगा? इनडायरेक्ट में. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वर्कर जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो $20 है ये कहां जाएगा? डायरेक्ट में. और ये जो 5 है ये कहां जा रहा है? इनडायरेक्ट में जा रहा है. ये जो चार्ट है ये आपको हेल्प कर रहा है कि आप इजीली फाइंड आउट कर लें, फिगर आउट कर लें कि यार कौन सी कॉस्ट किधर जानी चाहिए, डायरेक्ट में कितनी जाएगी और इनडायरेक्ट में कितनी जाएगी आउट ऑफ द ओवरटाइम रेट. बेसिक रेट ऑफ द डायरेक्ट वर्कर इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. बेसिक पे ऑफ द इनडायरेक्ट वर्कर इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. बेसिक रेट का मसला नहीं है. मसला किस चीज का है? मसला किस चीज का है? इनडायरेक्ट जो आपका ओवरटाइम का रेट है उसका फर्क है. अच्छा जी, अगर वर्कर हो आपका इनडायरेक्ट वर्कर हो, इनडायरेक्ट वर्कर है और वो अगर ओवरटाइम करेगा तो उसका बेसिक और उसका प्रीमियम दोनों के दोनों कहां जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएंगे. इट मींस के $20 भी जाएगा और $5 भी किस में जाएगा? इनडायरेक्ट में जाएगा. एग्रीड? अच्छा, दूसरी चीज है अनकंट्रोलेबल. वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अनकंट्रोलेबल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, अगर ये अनकंट्रोलेबल होगा, चाहे डायरेक्ट वर्कर्स हो या इनडायरेक्ट वर्कर्स हो, उनका बेसिक, उनका प्रीमियम किधर जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा. ये बहुत सिंपल है. चाहे डायरेक्ट वर्कर कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वर्कर कर रहे हैं, उनका बेसिक और प्रीमियम दोनों ही डायरेक्ट में जा रहे हैं, चूंकि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर है. और जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है ना, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यार हमें कितने का काम करना पड़ेगा, इस काम के लिए कितने घंटे दरकार होंगे ओवरटाइम करने के लिए. ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और उसको आगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी आगे कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं. वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट वर्कर
डायरेक्ट वर्कर, सबसे पहली तो चीज है कि हमें वर्कर के बारे में पता हो कि डायरेक्ट वर्कर है या इनडायरेक्ट वर्कर है। ही रिसीव $6 an hour, दैट इज द बेसिक रेट फॉर 40 आवर्स वीक। अगर वो 40 घंटे एक वीक में काम करता है तो ही नॉर्मली गेट्स हाउ मच, $6 per hour. If he works above 40 hours, he receives $9 for each extra he works, extra hour for he works. अब यहां पे मैं डेटा को थोड़ा सा लिख देता हूं कि हमारे जो नॉर्मल आवर्स हैं वो कितने हैं, 40 आवर्स जो हम काम करते हैं। यूके के अंदर वैसे 40 आवर्स की जॉब होती है, 8 घंटे डेली, 5 दिन काम करते हैं तो 40 आवर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी बेसिक रेट कितना था, जो नॉर्मल रेट हम उसको पे कर रहे हैं $6 पर आवर है, ठीक है। वर्कर कौन सा था, डायरेक्ट वर्कर है, ये डायरेक्ट वर्कर है। उसके बाद जी बारी आ रही है, वो ये कहता है कि जी इन अ पर्टिकुलर वीक, एक खास वीक के अंदर ही वर्क फॉर 45 आवर्स। सो एक्चुअल आवर्स ही वर्क फॉर, कितने घंटे काम किया, 45। करना कितना चाहिए था, 40। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज ओवर टाइम आवर्स, एग्रीड। कितने घंटे बनते हैं, 5 आवर्स। 40 घंटों से ज्यादा ही काम किया ना उसने। अच्छा, अब हम उसको रेट ऑफ पे, जो भी एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा, ये जो 5 घंटे काम कर रहा है एक्स्ट्रा, उसका ओवर टाइम रेट क्या होगा, $9, एग्रीड। नॉर्मली हम पे करते हैं $6 और ओवर टाइम रेट हम पे कर रहे हैं $9 का। इसका मतलब है कि ओवर टाइम प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम का फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको, ओवर टाइम रेट माइनस द बेसिक रेट। ओवर टाइम रेट कितना था, 9, बेसिक रेट कितना था, 6, कितना हो गया, $3। दिस इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर एंड अबव पे कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा $3 आप पे कर रहे हो, किस चीज का, कि वो यार काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं जी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कौन सी सिचुएशन बनती है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है, हमें ये तो नहीं पता रीजंस कौन सा था ओवर टाइम करने का, बताया गया कि नहीं बताया गया। सो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये स्पेसिफिक रीजन है या जनरल है, तो हम कौन से रीजन को एज्यूम करेंगे, जनरल रीजन को एज्यूम करेंगे। देखिए ना, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे उसने जिक्र किया है कि आप ये जो ओवर टाइम है ये क्या कर रहे हैं, आप जनरल बेसिस पे कर रहे हैं या स्पेसिफिक बेसिस पे कर रहे हैं, ये तो नहीं बताया हुआ ना। और वो एंड पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल लेबर कॉस्ट एंड स्प्लिट इट इनटू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो कहता है स्प्लिट करो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। तो हमने यहां पे बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे दिस इज जनरल ओवर टाइम। अब जी देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे टोटल कितने घंटे काम किए हैं जी, 45 आवर्स। उसमें से आपने पेमेंट तो 45 घंटों की करनी है ना, कितने घंटे काम किए एक्चुअली उसने, 45 आवर्स। ही वाज सपोज्ड टू वर्क फॉर 40 आवर्स। इसमें से 40 घंटे जो हैं वो नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स है ना, एग्री। और 5 घंटे क्या थे, ओवर टाइम आवर्स थे। समझ रहे बात। आपने 40 और 5 की पेमेंट करनी है, ऊपर हम कैलकुलेट करके आए हैं कि भाई ओवर टाइम आवर्स कितने हैं, कितने भाई, 5 घंटे। अब वर्कर कौन सा है, डायरेक्ट वर्कर है। सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। बेसिक पे या बेसिक सैलरी जो है वो किस बेसिस पे निकलेगी, 40 घंटों के लिहाज से निकलेगी। 40 इंटू क्या रेट ऑफ पे है, नॉर्मल रेट। हम पे कितना करते हैं, $6 का। जो नॉर्मल आवर्स होते हैं उसको नॉर्मल रेट से पे किया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल सैलरी है उसकी। उसके साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 40 घंटों का है, 45 घंटों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 40 घंटे काम करेंगे तो हम क्या रेट पे करेंगे, 6 का। तो कितने पैसे बनते हैं, $240। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये $240 कहां जाएंगे,
ये कहां जाएंगे, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये बेसिक पे है किसकी, डायरेक्ट वर्कर की। जो बेसिक सैलरी होती है या जिसके ऊपर हम बेसिकली पे कर रहे होते हैं, उसका जो नॉर्मल रेट के लिहाज से हम जो पेमेंट करते हैं वो कहां जाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाती है। ये कैसे पता चला हमें? ये हमें इस तरह पता चला कि नोट्स में आपको बताया गया है कि जो भी बेसिक सैलरी होती है ना ऊपर, जब मैं आपको बाइफर्केशन बता रहा था कि बेसिक पे ऑफ द डायरेक्ट वर्कर इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बेसिक सैलरी, दोबारा से रिपीट करता हूं, बेसिक सैलरी वो होती है जो नॉर्मल सैलरी होती है। अब मसला आता है 5 घंटों का, ओवर टाइम आवर्स की भी तो पेमेंट करनी है ना। अब ओवर टाइम आवर्स की वैसे तो जो पेमेंट बनती है वो किस लिहाज से होगी, $9 के हिसाब से, तो 45 बनते हैं ओवर टाइम की जो पेमेंट है। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हमने ये जो $9 है इसके अंदर देखना है कि डायरेक्ट में कितना जाएंगे और इनडायरेक्ट में कितना जाएगा। मैंने आपको बताया था कि $9 के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है $6 और एक है $3। दिस इज द बेसिक रेट इन द ओवर टाइम रेट एंड दिस इज द ओवर टाइम प्रीमियम। यहां पे दो चीजें हैं। ये जो $9 है इसके अंदर दो चीजें हैं। ये ओवर टाइम रेट है बाय द वे, दिस इज द ओवर टाइम रेट। ऊपर कैलकुलेट करके आए कि नहीं जी? नजीब, अवैस, समझ आ रही है? ये $9 के अंदर क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। कौन कौन सी? द बेसिक रेट और द प्रीमियम। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था ना इसकी बाइफर्केशन। फातिमा, आपको समझ नहीं आ रही लगता? नहीं आ रही? आ रही है। ये $9 के अंदर दो चीजें हैं, एक तो बेसिक रेट है और एक प्रीमियम है। ये जो 6 है ये बेसिक रेट है और 3 क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम है। अब हम जाएंगे डायग्राम में और देखेंगे कि अगर हमारे पास सिचुएशन हो ये वाली जनरल बेसिस की, वर्कर कौन सा है, डायरेक्ट वर्कर है, उसका जो बेसिक रेट है आउट ऑफ द ओवर टाइम रेट, आउट ऑफ द ओवर टाइम रेट वो कहां जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इसका मतलब है ये जो $6 आप पे कर रहे हो, ये कितने घंटों के अवर्स पे कर रहे हो, 5 आवर्स के अवर्स पे कर रहे हो ना, तो कितनी अमाउंट बनती है, $30। ये कहां जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है। अच्छा, और ये जो $3 है ये कहां जाना चाहिए, ये प्रीमियम है, ये इनडायरेक्ट में जाएगा। कैसे, 3 into 5, $45, बिकॉज दिस इज फॉर $15, सॉरी। ये $15 कहां जाना चाहिए, ये इनडायरेक्ट में जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने डायग्राम के थ्रू ये देखा कि ये जो प्रीमियम है इट गोज इनटू द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये $15 इनडायरेक्ट में जा रहा है और बाकी जो है वो कहां जा रहा है, डायरेक्ट में जा रहा है। तो डायरेक्ट वालों को हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं, 240 and 30। ठीक, 2 मिनट दीजिएगा जान की वजह से। इसको देख डायरेक्ट में कौन सी कॉस्ट जाएंगी जी, इनको हम ऐड कर लेते हैं अब दोनों को। एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमारे पास जाएगी जो बेसिक सैलरी है वर्कर को, जो हम नॉर्मली पे करते हैं, 240 जमा एक और भी है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दैट इज 30। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, $270। और उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितनी जाएगी अमाउंट, $15 की, राइट। दोनों को मिला के जो हमने वर्कर्स को पेमेंट करनी है वो 285 करनी है, राइट जी। क्लियर होगी बात? तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि यार डायरेक्ट में कितना जाएगा और इनडायरेक्ट में कितना जाएगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करूं, मैं ये कहता हूं कि ये जो वर्कर है, assuming with the same scenario, I just change it to the indirect worker। मैं ये कहता हूं कि वर्कर इनडायरेक्ट है। अब क्या होगा, अगर वर्कर इनडायरेक्ट हो जाए तो क्या होगा जी, कैलकुलेशंस वही रहेंगी। मैं इसको रेज कर देता हूं, कैलकुलेशन सारी वही हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशंस हमारी सेम टू सेम रहेगी। अब हमने बेसिक देना है कितना, 240
240 वी हैव टू पे देम। देन ओवर टाइम रेट जो 5 घंटों की पेमेंट है वो बेसिक रेट और प्रीमियम दोनों ही देना पड़ेगा। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन में जो बाइफरकेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। एग्रीड? कैसे चेंज होगी जी? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वर्कर है वो कौन है, वो इनडायरेक्ट वर्कर है। कौन सा वर्कर है? इनडायरेक्ट वर्कर है। इनडायरेक्ट वर्कर की जो बेसिक सैलरी होती है, वर्कर की जो बेसिक सैलरी होती है इनडायरेक्ट वर्कर की, वो कहां जाती है? ये हमने पढ़ा था यहां पे, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये कहां जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। चूंकि वर्कर काम ही इनडायरेक्ट कर रहा है, सुपरवाइजर है वो काम इनडायरेक्ट जॉब कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी होगी जो नॉर्मली व्हाट ही गेट्स, तो वो कहां जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ओवर टाइम जनरली है, वर्कर कौन सा था? इनडायरेक्ट था। एग्रीड? अब हम यहां पे इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। वर्कर कौन सा है? इनडायरेक्ट वर्कर है। उसका जो ओवर टाइम रेट में से बी जो था बेसिक और प्रीमियम दोनों कहां जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इट मींस कि ये जो दोनों कॉस्ट हैं जो आपने 45 कैलकुलेट की है, ये भी कहां जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अब डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, सारी की सारी कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। 240 प्लस 45 मिला के दोनों 285 ही बनेंगे, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे? डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने सिर्फ वर्कर की टाइप को चेंज किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। अच्छा, अगर ये वर्कर इनडायरेक्ट ही हो लेकिन जॉब कर रहा हो स्पेसिफिक नेचर का, ओवर टाइम कर रहा है, स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी, ये तीसरी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। अगर वर्कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और वो स्पेसिफिक रीजन से ओवर टाइम कर रहा है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो तो इनडायरेक्ट में जाएगी, लेकिन ये जो बेसिक रेट और प्रीमियम, ये जो 30 और 15 है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब हम इधर आ गए हैं इस सिचुएशन में। दिस इज स्पेसिफिक ओवर टाइम। वर्कर कौन सा है? इनडायरेक्ट। उसका बेसिक और उसका प्रीमियम कहां जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इट मींस के नाउ इट विल बी शिफ्टेड टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट में कितनी जाएंगी जी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितना जाएगा? 240। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितनी अमाउंट जाएगी? $45। टोटल मिला के बनेगी $285। पेमेंट आपने 285 ही करनी है। आप उसको ये नहीं कहेंगे यार तेरी डायरेक्ट ये है तो इनडायरेक्ट ये, मैं तुझे 40 दूंगा या 45 दूंगा या 240 दूंगा। आई हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द 45 आवर्स जो उसने काम किया होगा। ठीक है, तो ये हमने ओवर टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिस्कस की। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें जी। कोई सिचुएशन ऐसी कि जो आपको समझ ना आई हो तो पूछ लें। क्लियर है जी? अफसा आपको और हमारे बच्चे? इकरा नहीं आई आज, ना मलाइका आई हैं बारिश की वजह से। आप सारी छुट्टी कर लेते, मैं भी कर लेता यार, क्या था। मैंने पहली क्लास नहीं पढ़ाई बारिश की वजह से, मैंने कहा दूसरी क्लास में आपको नुकसान ना हो, तो इसलिए जो है ना मुझे आना पड़ा। आइए, मैं कुछ और भी मांग लेता, कुछ और दुआ कर लेता तो शायद पूरी हो जाती। आपका भी नाम ही लिया। ले जी, अब हम बात करने लगे इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को खुश रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, उनको कुछ ना कुछ फायदे देने पड़ते हैं, राइट। जैसे कि एक इंसेंटिव हम यूजुअली देते हैं कि हर साल एक एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट लगा देते हैं, 10% या 15% हम उनको सैलरी में इंक्रीज दे देते हैं। एम्प्लॉय बड़ा खुश होता है, कहता है जी मेरी सैलरी में 10% का इजाफा हो गया। अच्छा, 10% तो कंपनी बढ़ाती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 20% से, हमें क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं होता।
तो इन्फ्लेशन को देखते साथ ही हमें इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ के सैलरी को इंक्रीज करने का इंसेंटिव जो भी देना वो देना चाहिए। इंसेंटिव देने के फायदे क्या होते हैं? एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयज कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता है, चूंकि वो मोटिवेटेड होता है ना कि यार काम करने के अवज मुझे पैसे ज्यादा से ज्यादा मिले तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली काम करूं, मैं जहां पे ज्यादा टाइम लगाता हूं वहां पे कम टाइम में मैं ज्यादा काम कर लूं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लूं। सेकंड नंबर पे ये होगा कि एम्प्लॉय अंदर से मोटिवेटेड फील करेगा, सेटिस्फैक्शन फील करेगा कि यार मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। देखो सबसे बेसिक जो मोटिवेशन होती है ना वर्कर की, किसी भी वर्कर की, वो क्या होती है? बेसिक पे, जो उसको नॉर्मली पे किया जाता है। आपने मैस्लोस की हायरार्की पढ़ी होगी बीटी के अंदर, एफबीटी के अंदर मैस्लोस हायरार्की और नीड्स की हायरार्की होती है ना। तो बेसिक नीड्स आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी आती है? सिक्योरिटी नीड आती है, फिर सोशल नीड आती है। याद है कि भूल गया? पेपर पास और भूल गया सब कुछ। तो बेसिक नीड किसी भी वर्कर की क्या होती है? सैलरी। दूसरे नंबर पे जो नीड होती है वो किस चीज की होती है? सिक्योरिटी की, कि जॉब छिन ना जाए मेरी, ठीक है। तीसरी नीड ये होती है अकॉर्डिंग टू द मैस्लो कि भाई आपकी वहां पे सोशल गैदरिंग भी हो, सोशल कम्युनिटी हो, लोगों के साथ आप गपशप मारते हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, ठीक है। ये नीड खास तौर पे ना फीमेल स्टाफ की बड़ी होती है कि वो दोस्तियां होनी चाहिए जी, स्टाफ के आपस में गपशप लगनी चाहिए। बॉस जो है ना, उनको स्ट्रिक्ट बॉस पसंद नहीं होता जो उनको हर वक्त सुपरवाइज कर रहा हो, वो गालियां खाता बेचारा। वो इसलिए कि उनको सोशल एक नीड है जो है ना वो उसकी पूरी होनी चाहिए। ले जी, बेनिफिट्स और इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज इन अ फॉर्म ऑफ बोनसेस। देखें डिफरेंट तरह के इंसेंटिव्स जो हैं वो हम ऑफर करते हैं एम्प्लॉइज को। पहला इंसेंटिव होता है बोनस का। बोनस ये वो नहीं है, बोनस सर्फ नहीं है, ये बोनस वो है जो हम साल के आखिर में एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको बोनस देते हैं। कुछ कंपनीज ईद बोनस भी देती हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता। हम परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस की बात करें मलाइका, ठीक है। कौन से बोनस की बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस की, जो प्रोडक्टिविटी को मैयर करने के लिए दिया जाता है, जो प्रोडक्टिविटी की बेस पे दिया जाता है कि भाई वर्कर ने काम बड़ा चंगा अच्छा किया है तो लिहाजा उसको बोनस दो ताकि वो खुश हो, ठीक है। उसको प्रोडक्टिविटी बोनस बोलते हैं। दूसरी टाइप ऑफ द इंसेंटिव क्या हो सकता है? ओवर टाइम प्रीमियम। अभी हमने बात की ओवर टाइम प्रीमियम, क्या हम अच्छा रेट पे करते हैं ओवर टाइम करने का। जैसे अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करेंगे ना, मल्टीनेशनल कंपनी में या अच्छी लोकल कंपनी जैसे निशात है, वो वर्कर्स को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ दे पे अ वेरी गुड पैकेज। इसी तरह सितारा केमिकल है या सितारा इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, और बहुत सारी है अच्छी कंपनीज हैं जो आपको बड़ा अच्छा अच्छा पे करती हैं, अच्छा ओवर टाइम रेट पे करती हैं और वर्कर्स को खुश करने की कोशिश करती हैं। फिर इसी तरह हमने बात की थी डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम की कल में, कि डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम यानी कि डिफरेंशियल रेट पे करते हैं कि 1 से 10 तक करोगे तो 5 मिलेगा, अगर 10 से लेके 15 तक बनाओगे तो डबल कर देंगे, रेट ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तो वो भी एक किस्म का क्या है? इंसेंटिव ही है। अच्छा, अब ये इंसेंटिव देने के फायदे क्या होते हैं? क्या फायदे हो सकते हैं? एक एक करके मैंने अभी आपको फायदा तो बताया है। फायदा और उसका कॉस्ट क्या हो सकती है? मेरा सवाल ये है आपसे, आई रिफाइन माय क्वेश्चन, के हमें वर्कर को बोनस देने की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और हमें बोनस देने की कॉस्ट क्या हो सकती है। चूंकि ये आगे चल के ना इंशाल्लाह आपको पूछा जाएगा बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से पूछा जाएगा पीएम के अंदर जाके। पीएम ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ, 2 महीने की मुसाफत पे है इंशाल्लाह ताला, ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का पेपर सितंबर में है ना इंशाल्लाह, तो सितंबर के 10 तारीख को या 15 तारीख को आपका पीएम स्टार्ट हो जाना इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रहेगी सेहत रहेगी तो पीएम में वो पूछता है जरा आप बताएं कि यार ये बोनस हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। जी फातिमा। सर, जो कंपनी को मेन जो उसमें से फायदा मिल रहा है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वेरी गुड। which ultimately helps the company और वो उसको ग्रो करने में
चलाने पे मदद करता है ठीक है, और उसका जो बदले में इसके अंदर जो मिलता है वो ये है कि देखिए उनको जो मेन नुकसान इससे ये है जिसकी कॉस्ट को पे करते हैं हाँ। एक तो उनको पे करना पड़ता है, सेकंड थिंग इसके उनके टैक्सेस के अंदर फर्क आता टैक्सेस में कैसे फर्क आएगा? है, जब वो पे करेंगे एक्स्ट्रा तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स भी इंक्लूड होगा। जी मलाइका सही कह रही हैं, ये टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे? नहीं, एक्सपेंसिव साथ होता है तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। अच्छा, जब देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे जरा इसको क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप कितना सोचते हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके। इससे वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी दोनों मिनिमाइज होते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे होगा? देखिए अब वो ज़्यादा मोटिवेट हो तो वो जल्दी परफॉर्म करेंगे, हाँ, तो उन्हें ज़्यादा लाइक अगर हम टाइम बेस पे दें सही है, सही चल रहे हो आप, कंफ्यूज नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट। जो आप बता रहे हो आपने उसको जस्टिफाई करना है यार, बता बस। जी बताएं। इससे वेस्टेज ऑफ टाइम मिनिमाइज होगा। हाँ जी, वेरी गुड। एंड इससे मटेरियल भी वेस्टेज कम होगा। बोनस देने से? नहीं बोनस की कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात करें। जी हफ्सा, आप क्या कहते हो इस बारे में? सर इससे एम्प्लॉयज भी हैं कि मोटिवेटेड रहेंगे और वो अपना काम जो है वो उनको जल्दी कर लेंगे, उससे पहले ही पूरा कर लेंगे। जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपने टारगेट से ऊपर काम कर लें और जो है वो कंपनी का तो इससे यही फायदा होगा, लेकिन उसको थोड़ा ये नुकसान भी होगा कि उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनके थोड़े एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी हमारा। एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए बोनस वगैरह दिए जाते हैं, इंसेंटिव भी दिए जाते हैं और इसके लिए कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और ये कॉस्ट हमें प्रोडक्शन अगर एम्प्लॉयज बनाते तो उसमें क्या कहते हैं कॉस्ट हमारी आई डोंट थिंक सो बिकॉज द कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होगी। अगर हम उसको पे करें तो वो जल्दी काम करेंगे तो हमारा उसमें कॉस्ट वो हो जाएगी कम हो जाएगी और हमें ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। It will be easy to reach the common goal that the business has the main motive। जी अवैस भाई। पहले तो कंपनी देखेगी बजट है, हाँ। अगर बजट आया तो फिर कंपनी बोनस निकालती है, उन्हें बोनस निकालेगी नहीं। अच्छा, अगर उनको देखेंगे कि उनका प्रॉफिट नहीं वाकई सही है, सही ना, आपने इसके ऊपर हंसना नहीं है, ये गलत बात है ना। अच्छा तो वो तो मैं कंफ्यूज करूंगा ही करूंगा आप लोगों को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आप जाएंगे ना जब क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए, आप बैठे होंगे और वो आपसे सवाल पूछा होगा, वो कहेगा आप डेप्रिसिएशन बताओ कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा ऐसे भी होता है, मुझे तो पता नहीं था। ज़्यादा तो काफी बोनस निकालेगी कंपनी, वैसे तो बोनस कैसे निकालेगी। हाँ जी, बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला जी आपने, सही कह रहे हैं आप। आगे इसके अलावा कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात करें, बजट की तो बात कर ही नहीं रहे। तो सर क्या अगर सर बोनस ये जो सवाल है ना, ये सवाल एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका जो दादा है ना, इस पेपर का जो दादा बनता है, इसके बाद एक पीएम है ना, पीएम के बाद कौन सा आता है? एपीएम, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसमें एक दफ़ा ये सवाल पूछा गया था, और जो आप हवा में तीर चला रहे हैं ना, बच्चों ने भी ऐसे हवा में कई दफ़ा तीर चलाए थे। उसने आपसे एडवाइस पूछी थी एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी कि कंपनी हैज़ मेड अ प्रॉफिट एंड द कंपनी इज़ प्लानिंग टू अनाउंस द बोनस, वेदर द कंपनी, एक डायरेक्टर कह रहा था कि बोनस दो, एक डायरेक्टर कह रहा था कि बोनस नहीं देना चाहिए। उन दोनों में तकरार हो रही थी, बहस चली, और कंपनी के सीएफओ के बाद पहुंच गई कि जी क्या करना चाहिए, आप एडवाइस करें, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो अब जो कह रहा था कि बोनस दो, तो वो किन ग्राउंड्स पे जस्टिफाई कर रहा होगा उसको, और एक कह रहा था कि नहीं यार बोनस नहीं देना चाहिए। ये ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हमारे पास, हमारे सामने आते हैं। एक और बेनिफिट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है हाँ जी, और बोनस को दे रहे हैं और पिछले साल से उनका जो एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हैं वो ज़्यादा है, इस तरह ये है कि कंपनी की भी गुडविल की फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के थ्रू जो ये बेनिफिट है, दिस इज अ बेनिफिट एक्चुअली। उनके लिए भी गुडविल के लिए है कि एम्प्लॉयज का ये है कि उनका
इनकी भी गुडविल बढ़ रही है और कंपनी की भी गुडविल बढ़ रही है। बिल्कुल सही है जी। भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यही, हाँ जी आप से। अरे अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह देगी तो उससे एक होगा एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको बोनस नहीं देते तो एम्प्लॉयज हो सकता है तो कंपनी छोड़ दें। हाँ जी, हमें न्यू एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, उनकी ज़्यादा पैसे उनको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसे ही है, उसमें हमारा ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा। इससे अच्छा ठीक है। बोनस देते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे और आसपास नई इंडस्ट्रीज हैं वो उनको बताएं कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हो सकता है वो भी वो यहाँ पे आ जाए। तो हम ठीक है, गुड 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 गुड। आपका क्या ख्याल है? कंपनी क्यों बंद करनी है यार? कंपनी तो चलानी है। आप कल को फाइनेंशियल कंट्रोलर बनते हो, कंपनी बंद कर दो यार, बोनस ना देना पे। प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है जितना वर्कर्स बोनस मांग रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, बेनिफिट्स क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। बेनिफिट्स बिजनेस के लिए क्या है? अब आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने ज़ाती मुफाद के बारे में नहीं सोचना कि आपको बोनस मिल रहा है तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, ठीक है। हम कंपनी के फ़ायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं भाई। हम देख रहे हैं कि कंपनी का फ़ायदा क्या होगा उसके अंदर। कंपनी का फ़ायदा ये होगा कि रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिटेन नहीं कर पाते, वर्कर्स को बोनस नहीं देते, चाहे हम उनको पीनट्स में ही बोनस दें, होता यही है बेसिकली। ऊपर वाले ज़्यादा खा जाते हैं, ऊपर वाला ज़्यादा ले जाते हैं, नीचे वालों को बेचारों को जो बचा कुछ माल होता है वो मिलता है एम्प्लॉयज़ को ख़ास तौर पे बोनस की फॉर्म में। रिटेंशन बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, डेफिनेटली वर्कर्स की एफिशिएंसी बेहतर हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दे आर मोटिवेटेड एंड अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी और कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर की कॉस्ट कम होती जाएगी ना। कॉस्ट रिडक्शन डायरेक्टली हो रही है यार, कि देखो प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी तो नीचे आएगी ना, समझ रहे बात। और क्या फायदा होगा? गुडविल ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज, यू कैन अट्रैक्ट मैनी न्यू एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड कि यार कंपनी अच्छी है। इससे कॉम्पिटेंसी भी इंक्रीज होगी। इससे कॉम्पिटेंसी भी कॉम्पिटेंसी कैसे इंक्रीज होगी? देखिए अब फॉर एग्जांपल आईबेक्स है, वहां इंटरव्यू होता है तो 3 टाइप। आईबेक्स कौन सी कंपनी? मैंने कभी मैंने नाम ही सुना। ये काफी बड़ी बीपीओ कंपनी। बीपीओ कंपनी है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, अगर वहां पे पता है कि आपको ज्यादा पे मिल रही है तो ज्यादा लोग पाएंगे, वो फिर आपको भी फेस बहुत 3 फेसेस होते हैं बेसिकली इंटरव्यू के। तो वहां पे आपका हर लेवल पे वो ना बहुत कम लाइक सिलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी जब वो सिलेक्ट होंगे तो फिर अगर 100 में से 1 सिलेक्ट होगा तो इस एबल होगा कि उसको सिलेक्ट किया जाए। कॉम्पिटेंसीज आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएगी। इससे परफॉर्मेंस भी देखिए परफॉर्मेंस तो बढ़ रही है, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसके फायदे अपनी जगह। कॉम्पिटेंसी की मुझे अभी तक बात समझ नहीं आ रही, उसको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि वो आप बात कर रहे हैं बीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी कैपेबिलिटीज जो है ना, कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रेन करके, उनको ऊपर टाइम स्पेंड करके कि यार उनको नए स्किल्स सिखाए जाएं, वो इम्प्रूव करेगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को बोनस देने के फायदे हमें क्या हैं, ठीक है, एज अ कंपनी, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ये होगी कि हमारा आउटफ्लो होगा, हमने पेमेंट करनी है, पैसे जाएंगे। बोनस विल कम विद द कॉस्ट, एक्चुअली पैसे लग रहे हैं आपने जो पेमेंट करनी है। अब जब बोनस अनाउंस किया जाता है ना तो ये देखा जाता है कि उसको पे करने की कॉस्ट क्या होगी और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसे फातिमा ने एक पॉइंट रेज किया था कि टैक्सेबल भी होते हैं। कंपनी जब बोनस दे रही होगी तो वो टैक्स अथॉरिटीज वाले भी देख रहे होते हैं कि यार ये बोनस दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने प्रॉफिट काफी कमाया है जो वर्कर्स को बोनस दे रहे हैं। प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देते हो कि नहीं देते आप? ठीक है, जो बंदा बोनस लेता है उसको भी टैक्स ठुकता है कि नहीं ठुकता? एम्प्लॉइज जो पैसे लेंगे बोनस की फॉर्म में, आपको एक सैलरी एज अ बोनस मिलती है तो आप उसके ऊपर टैक्स छोड़ देंगे? टैक्स अथॉरिटी वाले कभी भी टैक्स नहीं छोड़ते। मैंने अगर मुझे क्रेसेंट कॉलेज बोनस देता है, वो कहते हैं जी आपको हमने 50,000 रुपये बोनस देना है इस महीने, तो लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं
बेनिफिट ही है ना, वो टैक्सेबल होगा। वो कहते हैं जी आपने बोनस के ऊपर टैक्स भी देना है। तो हमने ये भी देखना है कि कंपनी जो है हमें क्या कॉस्ट करेगी टैक्स की फॉर्म में, क्या हम टैक्स ब्रैकेट में तो नहीं आ रहे, टैक्स रेगुलेशंस वाले हमें टैक्स के ऊपर टैक्स तो नहीं डाल रहे। उसके अलावा जो ले रहा है उसको कितना टैक्स पड़ेगा, समझ आ रही है बात कि नहीं। जैसे कि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड कई मुल्कों में टैक्सेबल होता है, कई मुल्कों में टैक्सेबल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज वी हैव टू सी कि हमने जब बोनस देना है तो इंप्लॉइज को इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी या हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि देखो जब आप बोनस देते हो तो क्या होता है वो ये होता है कि आपका आउटफ्लो हो रहा होता है। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस में पैसा रिटेन नहीं कर रहे, आप ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसों को ज्यादा दे रहे हो ना लोगों को। जी बलाइका, अगर एम्प्लॉय की देखिए तो एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एज अ कंपनी उनको नहीं, हमें ये टैक्स आपके जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए हम सैलरी दे रहे हैं, एक एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ। अगर जब हमारा एक्सपेंस ज्यादा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो हमें अपने प्रॉफिट पे देना पड़ता है टैक्स, तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मेरा ये पॉइंट है। मैं वही बात कर रहा हूं कि ये वेरी करता है जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन, लॉ कंट्री का डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में ये टैक्सेबल है, लेकिन बाहर ये भी हो सकता है कि टैक्सेबल बोनस ना हो कंपनी के लिए, इसलिए कि आप बोनस दे रहे हैं। लेकिन एक देखें ना, एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, जब आप बोनस अनाउंस करेंगे तो टैक्स अथॉरिटीज वाले ये नहीं सोचेंगे कि यार बंदा बोनस दे रहा है, कंपनी बोनस दे रही है तो उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया होगा। कहां से बोनस दे रहे हैं, बोनस प्रॉफिट से ही मिल रहा है ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उसी में से कुछ ना कुछ हम शेयर दे रहे हैं ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप इसको सिंपल ये रखें कि बोनस अगर टैक्सेबल होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और इंप्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। उसकी कॉस्ट इंप्लॉई को भी पड़ती है जो एक्चुअली रिसीव कर रहा है, और जो अनाउंस कर रहा है उसको भी अगर टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी ये देख रही होती है कि हम कैसे अपने उस बोनस को जस्टिफाई करेंगे। अगर हम बोनस दे रहे हैं तो हमें उसको देने की क्या कॉस्ट पड़ेगी, और अगर हम बोनस को देते हैं तो हमें फायदे क्या होंगे। जहां पे कॉस्ट कम लग रही है आपको और बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं कि यार बोनस देने के बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, बोनस अनाउंस करेंगे। ये बोनस शेयर्स नहीं है, ये बोनस एज अ इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा जुरिस्डिक्शन के अंदर कि आपको कौन से जुरिस्डिक्शन में आप हो, यूके के अंदर हो, यूएसए के अंदर हो, वहां पे डिपेंड करता है कि हाउ इट इज टैक्सेबल, इट वेरीज फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जो देने वाला है वो भी बेचारा फंस रहा है, जो लेने वाला है वो तो अपनी सैलरी में से कटवाएगा। हाँ, मैंने बोनस दिया है, अगर मुझे बोनस मिला है कंपनी से, लेकिन वो इवेंट बोनस है, जितना भी मिला है मुझे, जितना भी मिला है, आई पे टैक्स ओवर दैट एज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। And tax is something which is not avoidable even if you are not someone who is like working for someone. आपको पे भी देना पड़ेगा क्योंकि एंट्री देखो तो जो देखो जीएसटी किसी देना आपने, जीएसटी तो देना ही देना ना, चाहे इधर से कान पकड़ लें उधर से पकड़ लें। और मजे की बात है, पाकिस्तान में कौन ज्यादा टैक्स दे रहा है, सैलरी लोग दे रहे हैं। जो सैलरीड पर्सन्स हैं उन बेचारों को सही टैक्स की शामत आई हुई है उनकी, यानी कि उनको छोड़ते नहीं है। वो पहले हमें सैलरी बाद में मिलती है, पहले टैक्स कटकड़ा जाता है। ठीक है, ये बड़ी एक लंबी सी उसके अंदर ना, उस क्वेश्चन के अंदर बड़ी लंबी बहस हुई थी जो उसने पूरा सिनेरियो क्रिएट किया था। और हमारी एक पूरी केस स्टडी होती है जो 3-4 पेजेस की होती है, जिसको हमने पढ़ के उसको आंसर अप करना होता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एरिया वाला बहुत डिपेंड करता है। इवन पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान वाली साइड पे इन्होंने इसको मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर तो डील करने के लिए बहुत सी कंपनीज को आई थिंक कहा था कि हम 10 साल तक या 5 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इट्स एंटायरली अप टू देम कि वो जो बोनस कितना दे रहे कितना नहीं दे रहे, उनको इसका टैक्स नहीं देखना, टैक्स को देखना पड़ता है। बिल्कुल, इम्प्लीकेशन ऑफ द टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड आपने पढ़ा होगा, तो डिविडेंड के ऊपर भी ये लॉज वेरी करते हैं। डिविडेंड पे ये मैंने पढ़ा था। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल अगर आप यूएसए में जाएं, यूएसए में नहीं है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाते हैं ना सीएफएस को, तो उस वक्त आपके यूके के अंदर जो है वो डिविडेंड के ऊपर आपको पड़ता है, गेन टैक्स पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में गेन टैक्स पड़ता है ना, एक तो आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि शेयर प्राइस ऊपर जाती है, जब आप पैसे विड्रॉ कराते हो तो आपको गेन टैक्स पड़ता है। इसी तरह डिविडेंड के ऊपर भी कुछ मुल्कों में टैक्स पड़ता है, कुछ मुल्कों में टैक्स
नहीं पड़ता, वो टैक्स एग्जैम्प्ट इनकम कंसिडर होती है। बहरहाल ये लंबी बहस है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा, मैंने सिर्फ आपसे ये टेस्ट करने के लिए कि यार कि आपके दिमाग में कॉस्ट और बेनिफिट किस तरह के आ सकते हैं, ये जनरली मैंने पूछा है। ये हमारा मुद्दा नहीं है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन सिर्फ आई वांटेड टू टेस्ट कि आप कैसे उसको थिंक ओवर करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंसेंटिव्स के आगे हम चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स इन अ वे कि एक तो हमने बोनस की बात की, बोनस एक इंसेंटिव है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं बोनस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हायर लेवल पे आपको वो बोनस का मेथड भी बताता है। जैसे आप पीएम में या एपीएम में बैठे होंगे ना, तो आपसे पूछ रहा होगा जी ये बोनस का मेथड हमने यूज किया है टू कैलकुलेट द बोनस, व्हाट डू यू एडवाइज कि वेदर इट इज सुटेबल, इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। समझ आ रही बात? अब आपने कमेंट किस पे करना है वो जो बोनस कैलकुलेट करने की मेथडोलॉजी है या मेथड है, उसके ऊपर कमेंटिंग करनी है कि यार ये सही है या गलत है। सही एडवांस लेवल की बात करो, यहाँ पे तो वो इस तरह की बात पूछता ही नहीं है, एडवाइजरी तो बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन आपसे वो उस शूज में रख के पूछा होता है, तो वहां पे आपको अपना फॉर्मूला बना के दे देगा। यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो ही मेन फॉर्मूलाज हैं, एक हेल्से का है और एक रोवान का है बोनस कैलकुलेट करने का। हेल्से की अप्रोच ये कहती है कि बोनस कैलकुलेट आप ऐसे करो, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइड बाय 2 इनटू द टाइम रेट या बेसिक रेट, ये फॉर्मूला लगाओ। जैसे टाइम अलाउड है, मैं आपको कहता हूं यार आपने एक काम 10 घंटों में करना है, कितना मैंने टाइम आपको दिया 10 आवर्स का, आपने वही काम 6 घंटों में कर दिया, डिड यू सेव एनी टाइम? टाइम सेव किया कि नहीं अवैस भाई? कितने से? 4 से। डिवाइड बाय 2 इज ऑफ द फॉर्मूला, हम उसका एवरेज आउट कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। व्हेनेवर यू डिवाइड बाय 2 इट मींस यू आर टेकिंग एवरेज। तो 4 डिवाइड बाय 2 निकल आया, मल्टीप्लाई बाय द बेसिक रेट। फॉर एग्जांपल हम हर घंटे का $10 पे करते हैं, कितना बोनस की एवज में चला जाएगा? यानी कि 4/2 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना बोनस के एवज चला जाएगा? बोनस कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन? $20। यही है ना, सही निकाला ना मैंने? हाँ, 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका है? हेल्से का है। हेल्से भाईजान ये कह रहे हैं कि इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करके दो, बोनस कैलकुलेट करो, ठीक है। और एक और चीज है कि बोनस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है जी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, बोनस इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, ठीक है। यू कैन नॉट इजीली फाइंड आउट कि यार कितना बोनस मिला है। मैं आपको सैलरी बताऊं 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, आप उसमें से ढूंढते रहेंगे बोनस कितना है, यू कैन नॉट इजीली फाइंड आउट। Depends on many parameters, depends on the performance, depends on the events, whatsoever. अच्छा, रोमान साहब कह रहे हैं कि भाई आप बोनस को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया था? टाइम कितना लिया था? 6 घंटे। टाइम अलाउड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव कितना था? 4 घंटों का। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम सेव ही निकलेगा ना, मल्टीप्लाई बाय द टाइम रेट या बेसिक रेट। बेसिक रेट कितना था? 10 का। तो कितना आंसर आता है जी? 0.6 इंटू 4, 2.4, 2.4 इंटू 10, $24, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ द बोनस इज कैलकुलेटेड। आपको पेपर में वो हेल्से और रोवान का नाम यूज नहीं करेगा, आपको अपना फॉर्मूला देगा कैलकुलेट करने के लिए बोनस की अमाउंट को, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है जी एक और टाइप ऑफ द इंसेंटिव है, ये डिफरेंट इंसेंटिव दिए हुए। एक होता है मई डे वर्क। मई डे वर्क भी एक किस्म का इंसेंटिव होता है, सुन लें इसको, कि कुछ दिनों में ना हम अपने वर्कर्स को ज्यादा रेट पे करते हैं। जैसे ईद के दिनों में वर्कर अगर काम करेंगे तो हम उनको एज अ नॉर्मल से डबल देंगे, ठीक है। या हज के दिनों में ये जो वर्कर्स की ड्यूटी लगी होती है ना हरम में या हाजियों के लिए, उनको ज्यादा रेट पे किया जाता है, चूंकि वो एक इवेंट है, एक मेन इवेंट है। इसी तरह आपके छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको ज्यादा रेट दिया जाता है, वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंसेंटिव। ऑन सम ओकेजन यू पे हायर रेट, इट इज कॉल्ड एज मई डे वर्क। शेयर्ड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। हमने फॉर एग्जाम्पल ये कहा कि यार हमने $5 मिलियन कमाया है इस साल,
$5 मिलियन कमाया है, इसमें से हम कहते हैं यार इसमें से ना 5% ऑफ दिस वी विल डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, एज अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। हम अपने इंप्लॉइज में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट का शेयर? 5% का, जो भी प्रॉफिट कमाया टोटल प्रॉफिट का। क्यों? कि वर्कर्स को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि यार उन्होंने काम अच्छा किया, देखें ओवरऑल कंपनी की सेल्स ज्यादा हुई है, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड हुआ, तो उनको क्या मिलना चाहिए? इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रोडक्शन। फिर एक होता है ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप बोनस स्कीम आपने पढ़ी थी, क्वेश्चन भी बड़े किए थे MA1 के अंदर। ग्रुप बोनस स्कीम ये होती है जहां पे वर्कर्स एक खास ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, आपने एक कंपनी का फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलप करनी है, उस प्रोजेक्ट को अगर आप टाइमली कंप्लीट करते हैं तो आपको कंपनी कहती है जी वाह वाह आपने कंपनी की वेबसाइट बनाई है, टाइमली कंप्लीट किया, तो वी विल गिव यू अ बोनस। किसको बोनस दे रहे हैं? ग्रुप ऑफ द पीपल को दे रहे हैं। समझ आ गई बात जी? तो यहां तक आज हम इसको रखेंगे, कल इंशाल्लाह विल कंक्लूड दिस चैप्टर, इसलिए कि इसके अंदर अब कुछ नहीं रह गया मां सिवाय के लेबर टर्नओवर की बात करें और या रेशियोज की बात करें। तो वट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, आपने उसको क्या करना है? थोड़ा सा गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, और क्या कहते हैं आपको पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उसकी मेरे ख्याल है वीडियोस भी मिल गई हैं, सारों को मिल गई हैं, सारों को मिली हैं। तो प्लीज़ उसको सिर्फ आपने वैसे ही मिल गई हैं, तसल्ली ये नहीं होनी चाहिए, ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमने उसको वॉच किया कि नहीं किया रिवीजन के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो एवरेजली हमारा ना 2-3 दिन 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो रहा होगा। कल हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, आप इसको पढ़ के अच्छे तरीके से आएगा, ज़रा देखिएगा फिर के क्वेश्चन किस लेवल के टेस्टिंग करता है। पीएम के अंदर डायरेक्ट ये जो लेबर का चैप्टर है ये पीएम में नहीं आता, ये पीएम में नहीं आएगा। मटेरियल का चैप्टर पीएम में नहीं आएगा, वहां पे कुछ और तरीकों से वो चीजें पूछता है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करो, ओवर टाइम कैलकुलेट करके दो, नो, ही विल आस्क योर एडवाइस और सजेशंस कि कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह जो अगले पेपर्स हैं आपके, जो स्किल्स लेवल के जो पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। अभी आप सिर्फ पता है क्या कर रहे हो? नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज गैदर कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो कि यार अच्छा ये बेसिक्स हैं। जैसे एक बच्चा है वो सबसे पहले क्या सीखता है? अल्फ़ाबेट सीखता है, ए बी, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी, आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर वर्ड्स सिखाए जाते हैं, वर्ड्स के बाद उसको सेंटेंसेस समझाए जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्या कराते हैं? पूरी हम उसको क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं उससे। होता है या नहीं होता? तो आपकी एप्लीकेशन है अगले पेपर्स की, तो ज़रा थोड़ी सी अपनी आदत डालें कि जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ज़रा उसको थोड़ा सा समझा करें कि यार इसको हमने अप्लाई आगे जाके कैसे करना है। ये आपका दिमाग खोलेगा। और ACCA एक ऐसी स्टडीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी, जो आपको आउट ऑफ द बुक्स सोचने पे मजबूर करेगी। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आपके सवालात किताब में से ही आए, वो आपकी थिंकिंग चेक कर रहा होता है कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच का एंगल क्या है। तो प्लीज़ इसको अभी से थोड़ी सी हैबिट अपनी डेवलप करें। इसलिए आज छोटी सी एक्सरसाइज मैंने जो आपके साथ की है, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ACCA किस चीज़ का नाम है। ये इतनी क्रिटिकल थिंकिंग और इतना इन डेप्थ नॉलेज जो है ना, किसी और फाइनेंस की क्वालिफिकेशन में नहीं पूछा जाता, माँ सिवाय के CFA हो गया या ACCA हो गया। इनके पेपर्स दुनिया में रिफाइंड पेपर्स होते हैं, राइट? ये कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं चल रहा होता, लकीर के फ़कीर नहीं हम बन रहे होते कि अच्छा ये है ना, ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। अब मैं FM की क्लास पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे ये आपसे पूछता है अगले लेवल्स में कि एक्सप्लेन करो, और उससे एक और रिक्वायरमेंट में कहता है कि डिस्क्राइब करो। अब एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ये एक्शनेबल वर्ड्स हैं। आपको एक्सप्लेन का मतलब नहीं पता और डिस्क्राइब का नहीं पता। एक्सप्लेनेशन होती है डिटेल में जाके चीज़ों को बताना होता है, समझाना होता है अगले को। अब मैं आपको एक टॉपिक डिस्क्राइब नहीं करता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, डिस्क्राइब में क्या होता है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां पे आप ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप ओवरव्यू देंगे कि अच्छा यार ये ऐसे होता है, लेबर कॉस्ट ये होती है, दैट्स इट।
यू डोंट गेट इनटू द डिटेल्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ जब वो लेवल 1 करने के बाद जाते हैं ना, जब लिखना पड़ता है कंप्यूटर पे, जब आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, खासतौर पे सेक्शन सी के अंदर जो वर्ड और एक्सेल पे आप काम करते हो, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंशाल्लाह जब आप उस लेवल पे जाएंगे ये बातें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, लेकिन एक्शनेबल वर्ड्स को हमें पहले समझना पड़ता है कि यार ब्रीफली एक्सप्लेन क्या होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेन क्या होता है, कमेंटिंग का मतलब क्या होता है, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है। ये इंशाल्लाह चीज़ें सीखेंगे वक्त के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।